हाँ जी, क्या हाल चाल। चलो जी, आज हम करने जा रहे हैं अपना ऑडिट की इंटर ऑडिट की रिवीजन। आज यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस नहीं भी ली हैं ऑडिट की, तो भी ये रिवीजन वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज रिवीजन वीडियो रहेगी हमारी चैप्टर नंबर 1 पर, और आपका स्टडी मटेरियल के अनुसार मैं कह रहा हूं ये चैप्टर नंबर 1 पर, जहां पर नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट की बात की जाती है। अब आपके सामने एक असाइनमेंट मैं यहाँ सामने रखूंगा, और जिन बच्चों ने ऑडिट की क्लासेस ली हुई हैं और उनके पास ये होगा, बट अगर जिन्होंने नहीं भी ली ऑडिट की क्लासेस या कहीं और से भी ली हैं, तो भी आपके पास स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट वहीं पर सेम ही है। मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ हर एक आपके कॉन्सेप्ट को। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद ऑडिट की रिवीजन। एंड हम जो प्रोसीजर अपनाएंगे वो ये है कि जैसे अब ये रिवीजन वीडियो आई है, तो इसके बाद फिर हम इस चैप्टर नंबर 1 पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं रिसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर, उन सबको हम एनालाइज करेंगे, उन सबका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आज जैसे रिवीजन वीडियो है, तो कल हम इसका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस असाइनमेंट। सबसे पहले आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑडिट का मतलब क्या होता है। अगर आप ऑडिट का मतलब देखेंगे ना, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब सवाल उठा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये कीवर्ड है, ध्यान रखना, जो हाईलाइटेड है। एंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि ऑडिट जो है ना, पहली बात वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। दो चीजें अलग हैं, बायस्ड नहीं होना चाहिए और इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट बायस्ड और नॉट इन्फ्लुएंस्ड। नॉट इन्फ्लुएंस्ड यानी कि आप किसी के दबाव में काम ज्यादा ना करो और आप किसी का पक्ष ना लो। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स, आगे चल के देखेंगे, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी। एनी एंटिटी मीन्स ऑडिट क्या कंपनी का ही किया जाता है या कंपनी के अलावा भी, कंपनी के अलावा भी बाकी एंटिटीज का भी किया जाता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ध्यान रखना, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। यानी कि ऑडिट का पर्पस क्या है। ऑडिट का पर्पस है कि ऑडिट करने के बाद ऑडिटर उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन कैसा देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है उस पर कि हाँ जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, आप इस पर रिलाय कर सकते हो। किस लेवल की रिलायबिलिटी होती है वो देखेंगे कि एब्सोल्यूट या फिर रीजनेबल, वो आगे चल के देखेंगे। बट फिलहाल ऑडिट क्या है, कीवर्ड्स ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब ना बायस्ड होना चाहिए ना इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए। किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एंटिटी का, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। When such an examination is conducted, पर्पस क्या है, with a view to provide an opinion thereon। ठीक है जी, तो ये ऑडिट का मतलब है। अब मैं एनालिसिस तो नहीं करवा रहा यहाँ पर अभी, क्योंकि डिवीजन है, तो हम लोग केवल जोर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, केवल रिवीजन पर। ठीक है, फिर कहता है पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। तो यानी कि कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है जब आप कहते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं कर रही है। बड़ा सिंपल सा बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं गया बिग बाजार में, रिकॉल करने का तरीका देखो, मैं गया बिग बाजार में, लो जी मैं गया बिग बाजार में, वहां से मैं लिया शॉपिंग की। अब शॉपिंग ली, सामान लिया, सामान का मैंने कहा जी भाई साहब बिल दे दो मुझे, लो जी बिल लिया। ठीक है जी, अब बिल लेकर घर पे आते ही मैंने वो जो सामान लिया था उसकी मैंने एंट्री कर दी, लो जी एंट्री की, और रेलेवेंट अकाउंट्स के अंदर भी एंट्री कर दी। यानी कि एक तो जर्नल एंट्री की, दूसरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स के अंदर भी, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर भी उनको भेज दिया। फॉर एग्जांपल गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो गुड्स अकाउंट में रिस्पेक्टिव एंट्री कर दी, गुड्स को बढ़ाकर कैश को माइनस कर दिया। ठीक है ना। और फिर एक चीज का मुझे ध्यान रखना है, दोबारा रिकॉल करो, बिग बाजार में गया, सामान लेके आया, सामान लेकर आया तो क्या किया, बिल लिया, बिल लेकर घर पे आया, अपनी बुक्स में एंट्री की, जर्नल एंट्री की, फिर उसका लेजर में पोस्टिंग किया,
फिर उसके बाद फिगर्स का ध्यान रखना है कि फिगर सही लिख के कहीं ऐसा ना हो डेबिट साइड पे 1 लाख और क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा हो 10,000, ऐसे ना हो, ये कलाकारी ना हो। फिर उसके बाद मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं कंपनी हूं तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन मैं कर रहा हूं। और सिक्स्थ, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके, यानी कि उसके वो रिलायबल हो, जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके। इन सब बातों का मुझे ध्यान रखना है बिग बाजार से जब मैं शॉपिंग करके लाया। तो अब कहता है पॉइंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना हो, इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं जर्नल एंट्री के द्वारा। एंट्रीज जो है वो प्रॉपरली सपोर्टेड है एविडेंस के द्वारा, मतलब मेरे पास सबूत है कि लो जी मैं सामान खरीद के लाया हूं। कोई एंट्री करने में आपने कोई ओमिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं की है, मतलब प्रॉपर लेजर पोस्टिंग वगैरह आपने की है। एंड इंफॉर्मेशन कन्वेड जो है वो एकदम क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस का मतलब ऐसा ना हो कि डेबिट कुछ और है क्रेडिट कुछ और है, ऐसा ना हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली ढंग से डिस्क्लोज की गई हैं और वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। हर वो शब्द जिसका मुंह काला है वो ध्यान रखना वो कीवर्ड बन सकता है, बनता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी एडवांटेज ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने क्लासेस में यूज किया था, तो आप देख रहे होंगे जो राइटिंग है तो वो क्लासेस में समझाते हुए एनालिसिस करवाते हुआ था। एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बनाई जाती है। से फॉर एग्जांपल कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनती है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, जो घटनाएं घट चुकी है, जो घटनाएं होने वाली है। ऑब्वियसली जो घटनाएं घट चुकी है तो इसका मतलब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे होती है। इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, इंटेंडिंग टू कम्युनिकेट एन एंटिटीज इकोनॉमिक पोजीशन। फॉर एग्जांपल एंटिटी का मतलब चाहे कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी हो सकता है। इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एफआरएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एफआरएफ, जिसको हम आगे जाकर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर काफी डेप्थ में समझेंगे भी सही। बट फिलहाल एफआरएफ का मतलब मान के चलो कि जुगाड़ में बता रहा हूं अभी, रिपोर्टिंग गाइडलाइंस। हालांकि अगली एक या दूसरी रिवीजन क्लास के बाद मैं इसका काफी इन डेप्थ मतलब बताऊंगा कि एफआरएफ क्या होता है। तो फिलहाल तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैंने कहा जी स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स, इंटेंडिंग टू कम्युनिकेट एन एंटिटीज इकोनॉमिक पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं ऑडिट के, जो आपने ऑडिट किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, उसके एडवांटेज क्या हैं। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एडवांटेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल को एम्प्लॉयज को ना एक डर रहेगा कि भैया अगर उन्होंने कैश वैश में गड़बड़ की तो ऑडिटर आएगा, ऑडिटर पकड़ लेगा, तो फिर वो कैश में गड़बड़ या फिर और स्कैम वगैरह करने से डरेंगे, यस, क्योंकि स्कैम सामने आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, जिन्होंने एंटिटी पे इन्वेस्ट किया है पैसा, उनको बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि अब वो रिलाई कर सकेंगे। सोचो मैंने क्लासेस में भी एग्जांपल दिया था, मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि भाई साहब सीए जो कर रहे हैं उनकी ताकत मेरे से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप लोग वो लोग हो, जैसे ही किसी बैलेंस शीट पे साइन करते हो ना, जैसे ही कागज पत्र पे साइन करते हो वो बैलेंस शीट बन जाती है। आपके साइन के बिना तो वो कुछ भी नहीं है, उसकी औकात उस कागज की कुछ भी नहीं है, आपके साइन होने के बाद वो बैलेंस शीट बनती है। तो इसका मतलब जिसके ऊपर वो इन्वेस्टर्स रिलाय कर सकते हैं कि हाँ हमने पैसा लगाया है, ये रिलायबल है ये चीज, तो यानी कि इन्वेस्टर्स उस चीज पर रिलाय कर सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात। आगे, हेल्पफुल इन सेटलिंग द लायबिलिटी फॉर टैक्स, तो यानी कि गवर्नमेंट एंटिटीज भी ये मानती हैं कि भैया ऑडिट अकाउंट्स हैं तो फिर ढंग के ही ऑडिट तो फिर ढंग से ही होंगे और फेयर ओपिनियन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वो कल को एम्प्लॉयज वगैरह ये नहीं कह सकते कि हमें बोनस कम दिया है, हमें वेजेस कम दिए जा रही हैं, क्योंकि उनका ना बोनस वगैरह बोनस एक्ट के अंदर ना डिपेंड करता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना
कितना है। तो अगर नेट प्रॉफिट की फिगर आ रही है, जो भी नेट प्रॉफिट की फिगर आ रही है वो रिलायबल है, तो कल को वो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते उस फिगर को। एसेटन वेदर द नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट, तो ऑडिटर ये भी देखता है कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो केप्ट हैं कि नहीं है। एंड गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट बिफोर इट गिव असिस्टेंट और इशू अ लाइसेंस फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल अब देखो जी, ऐसा होगा कि कोरोना का अभी आजकल वक्त चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट को अब इकोनॉमिक पैकेज लाने पड़ेंगे। अब इकोनॉमिक पैकेज लाने पड़ेंगे तो सवाल उठा कि डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग पैकेजेस की घोषणा की जाएगी। अब इस सीरीज में डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर को देखेगी, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, ऑडिटेड है तो वो रिलायबल है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसी बनानी है। तो क्या ये ऑडिट के एडवांटेज हैं? यस। एक बार रिकॉल करते हैं दोबारा, चलिए। एम्प्लॉइज को डर रहता है कि भैया अगर उन्होंने गड़बड़ की तो पकड़े जाएंगे। बोनस में कई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते लेबर क्लास की, नहीं भैया बोनस की कैलकुलेशन गलत है। इन्वेस्टर्स को रिलायबिलिटी रहती है कि उन्होंने जो पैसा लगाया है, कंपनी की फिगर जो आ रही है वो जेन्युइन फिगर है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को टैक्स निकालने में आसानी रहती है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुए हैं नहीं, ये पता लगता रहता है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए डिफाइन कर सकती है, गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज डिफाइन करने में आसानी रहती है। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है जी, अगला पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग एंड अदर डिसिप्लिन। अब ऑडिटिंग का बाकी चीजों से भी क्या क्या कुछ संबंध है? द आंसर इज है, बिल्कुल है। वो कैसे? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। क्या ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का आपस में संबंध है? बहुत जबरदस्त संबंध है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के अंदर आप क्या करते हो? अकाउंट्स के अंदर आप अकाउंट्स बनाते हो। ऑडिट के अंदर आप क्या करते हो? जो बने हुए अकाउंट्स है उन्हें चेक करते हो। क्या मैं कह सकता हूं कि ऑडिटर जो चेक करने वाला है वो चेक तो तब करेगा ना जब उसे अकाउंट्स की नॉलेज होगी? बोलो ना हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का संबंध है? द आंसर इज बहुत जबरदस्त संबंध है। तो वही लिखा है कि ऑडिटर नीड टू हैव अ थॉरो एंड अ साउंड नॉलेज ऑफ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वर्क ऑफ एन ऑडिटर बिगिंस वेयर द वर्क ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल एंड्स। बड़ी अच्छी लाइन है ये कि जहां अकाउंटेंट का काम खत्म होता है वहीं से ऑडिटर का काम शुरू होता है। तो ऑडिटर को अगर उसका काम ही नहीं पता अकाउंट्स का तो फिर वो करेगा क्या? ठीक है ना। सिमिलरली क्या ऑडिटर का लॉ के साथ रिलेशन है? भाई साहब लॉ के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लॉ मतलब ये मत समझना कि पोपली सर वाला लॉ पोपली सर के अलावा भी कई लॉ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स लॉ। भाई साहब जब उसे टैक्स की नॉलेज ही नहीं, जीएसटी की नॉलेज ही नहीं, तो वो क्या देखेगा कि कंपनी ने जीएसटी की पर्चियां सही काटी हैं कि नहीं, कंपनी ने ई वे बिल्स, शायद आपने सुना हो आईडीटी के अंदर, ई वे बिल्स सही इशू किए हैं कि नहीं, कंपनी ने टैक्स की लायबिलिटी सही कैलकुलेट की है कि नहीं। तो फिर रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग एंड लॉ होती है? द आंसर इज यस। और अपने लॉ की भी बात करूं तो क्या डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सही की है कि नहीं, ये सब चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। क्या ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स में भी संबंध है? जी हां, बिल्कुल है। कैसे? अच्छा देखो, दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो लेवल पे होती है, एक मैक्रो लेवल पे होती है। ऑडिटर जो है ना अपने क्लाइंट्स के ऑडिट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है, तो ही इज मोर कंसर्न विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स रादर देन द देश की मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट फिर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑडिट को प्रभावित करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया कि कच्चे तेल के दाम बड़े घट गए, बहुत घट गए कच्चे तेल के दाम, और कुछ जगह तो कनाडा वगैरह में नेगेटिव आ गया कच्चे तेल का दाम। मैं कहता हूं मान लीजिए $10-12 पर बैरल चल रहा है आजकल दाम। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया हम डिसाइड किया कि हम इसका एडवांटेज कंज्यूमर को देंगे, और आप ऑडिट कर रहे हैं किसी एविएशन वाली कंपनी का। ओ भाई साहब, गवर्नमेंट के डिसीजन से एविएशन वालों की तो चांदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा सब्सटेंशियली गिर जाएगी अगर गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए प्राइसेस, क्योंकि वहां तो ये जो कच्चा तेल है एविएशन इंडस्ट्री के लिए तो वही तो मेन कॉस्ट है। तो अगर क्या मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट की अगर
पॉलिसी हुई कि हम कच्चे तेल के दाम का फायदा कंज्यूमर को देंगे, तो फिर तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। अगर आप एविएशन सेक्टर का ऑडिट कर रहे हैं, द आंसर इज यस। तो ऑडिटर को मैक्रो लेवल का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पूरी इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए। माइक्रो का मेनली कंसर्न विद माइक्रो, बट मैक्रो की भी जानकारी जरूरी है, ठीक है ना। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की ही शुड बी अवेयर ऑफ। फिर आता है ऑडिटिंग एंड स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, पहले बात, मैथमेटिक्स की जानकारी जरूरी है, यस, क्योंकि ही हैज टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फिगर, ही हैज टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस। देन अगली बात, क्या स्टैट्स की जानकारी भी जरूरी है? बिल्कुल यस। बिकॉज क्यों जरूरी है? बड़ी सीधी सी बात है भाई साहब, उसके पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है ऑडिटर के पास। फॉर एग्जांपल किसी एंटिटी में मैं रिलायंस का ऑडिट करने जाऊं तो नियर अबाउट मेरे ख्याल से 8-10 लाख ट्रांजैक्शन होंगी, 10 लाख ट्रांजैक्शन है, और मैं क्या 10 लाख ट्रांजैक्शन को चेक करने बैठूंगा? भाई साहब मेरे सिर पे बाल कम है और मैं इन्हें खाली नहीं करवाना चाहता, थोड़े बहुत मेंटेन करने के रखना चाहता हूं, ताकि मैं कल को आने वाले अपने पोतों को बोल सकूं कि तुम्हारे दादा के सिर पे बाल थे। 10 लाख ट्रांजैक्शन चेक करूंगा मैं? ना, हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा, उनमें से टेस्ट चेक निकालूंगा। टेस्ट चेक में क्या करूंगा, मान लीजिए 10 लाख में से मैंने केवल 1 लाख ट्रांजैक्शन चेक की, 10,000, उसके बेसिस पर क्या मैं सैंपलिंग के द्वारा मैंने डेटा निकाला और उसके बेसिस पे पूरे डेटा के ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूंगा? द आंसर इज यस। तो क्या स्टैट्स की नॉलेज होना जरूरी है? ऑब्वियसली बिल्कुल होना जरूरी है। इसको हम बड़ी डेप्थ में पढ़ेंगे भी, आगे आगे चैप्टर भी आएगा स्टैट्स का। तो ऑडिटर को स्टैट्स की नॉलेज भी होना जरूरी है, सैंपलिंग वगैरह इन सब चीजों का होना पता होना जरूरी है, आगे चल के काम चैप्टर आना है ये। आगे ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई साहब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी भी जरूरी है क्या? द आंसर इज यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी भी जरूरी है। क्या कहता है, ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स सच एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, इन सब चीजों का ज्ञान उसे जरूरी है। अच्छा, कैसे जरूरी है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ज्ञान वगैरह कैसे जरूरी है? से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि कंपनी की करंट रेशो जो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या है? लेस देन 1 का मतलब है या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहता हूं, मान लीजिए 3:1 है करंट रेशो। तो आपने तो सोचा होगा भाई साहब करंट रेशो तो 3:1 है, भाई साहब चांदी हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है ना। अब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि करंट रेशो 3:1 होने का मतलब यह भी हो सकता है कि कंपनी के पास स्टॉक एंड डेटर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिटर्स, करंट रेशो कम है, करंट एसेट्स ज्यादा है। अब इसको दूसरे सेंस में और डेप्थ में लेते हैं, क्या मैं दूसरे शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि शायद कंपनी का स्टॉक साइकिल बहुत बड़ा है, डेटर साइकिल बहुत बड़ा है? फॉर एग्जांपल माल बिकता है, डेटर पैसा ही नहीं देते, 6-6 महीने का डेटर है, स्टॉक साइकिल बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल 8-8 महीने तक स्टॉक पड़ा ही रहता है, ठीक है, और ऊपर से क्रेडिटर का साइकिल बहुत कम है, यानी कि मार्केट में क्रेडिट मिलता नहीं है। अब इसे और एनालाइज करो, क्या मैं कह सकता हूं कंपनी माल बनाती है, गोडाउन में पड़ा रहता है, खरीदने के लिए ग्राहक नहीं है, उसके बाद माल बेचती है, डेटर्स पैसा देने में बहुत टाइम लगाते हैं, बट क्रेडिटर जल्दी पैसा ले लेते हैं, इस वजह से करंट रेशो हाई है। बोलो क्या ये एनालिसिस कभी किया था? ऑडिटर के रूप में तुम्हें करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वगैरह इन चीजों की जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। फिर वही लिखा है, नॉलेज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह की जानकारी, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आती है। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि कुछ बैंक्स ने डिसीजन लिया कि वो पार्टिकुलर सेक्टर को लोन नहीं देंगे या सर्विस सेक्टर को लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जनरली बैंक की पॉलिसी होती है वो सर्विस सेक्टर को लोन देने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल कुछ होता नहीं है, तो इसलिए बैंक्स आनाकानी करते हैं उन्हें सर्विस सेक्टर को लोन देने में। ठीक है जी। तो ऑडिटर इज आल्सो कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन वेदर ऑडिटर इज आल्सो कंसर्न विद द डेटा प्रोसेसिंग, द आंसर इज यस। डेटा प्रोसेसिंग मतलब एक्सेल शीट वगैरह की उसे जानकारी होनी चाहिए। आजकल ज्यादातर एंटिटीज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं और वो एक्सेल के अंदर बनाए जाते हैं। तो पता लगा एक्सेल की जानकारी नहीं है, ऑडिटर बन के हम लोग गए और हमने कहा हमें तो वही याद है, वो मोटे मोटे रजिस्टर दिखाओ भाई, हमें नहीं समझ आता एक्सेल। ये हाल हमारा हुआ था जब मैं ऑडिट करने गया था, तो भाई साहब कंप्यूटर की अक्ल नहीं थी, तो यूं ए ढूंढना पड़ता था ना, ऐसे ढूंढते थे जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो कि ए है का,
तो बड़ी दिक्कत आती थी वहीं। तो फिर वही कहता है आजकल ऑडिटर अगर ऑडिट करने जा रहे हो तो भैया आपके पास अक्ल होनी चाहिए कि मतलब एक कंप्यूटर वगैरह चलाते कैसे हैं और उससे लेटेस्ट टेक्निक्स वगैरह की भी जानकारी होनी चाहिए। आएगा एक चैप्टर बनेगा ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वहां जाके उसके रिवीजन में कवर करूंगा फिर कहता ऑडिट एंड बिहेवियर साइंस। भाई साहब ऑडिटर ने जो चेक करना है ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, वो क्या चेक करना है? जो एंट्रीज हो चुकी हैं किसने की होंगी? अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने गड़बड़ की तो ऑडिटर को पूछताछ करनी है किससे? मैनेजमेंट से। यानी कि ऑडिटर को कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी लेना देना है, अकाउंट कंपनी के एम्प्लॉइज से भी लेना देना है, टॉप मैनेजमेंट से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। मैं कह सकता हूं भैया ऑडिटर तुम्हारा और बिहेवियर साइंस के बीच में क्लोज रिलेशन है। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हें कई लोगों से डील करना है और कई लोगों से डील करने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर आर्ट ऑफ डीलिंग जरूर होनी चाहिए। The discipline of auditing behavior science is closely linked with the subject of auditing. While it may be said that an auditor deals basically with the figures, कहा जाता है कि वो फिगर्स से डील करता है, बट ऐसा नहीं है। He shall be required to interact with a lot of people in the organization, क्योंकि इंफॉर्मेशन उन लोगों से निकलवानी पड़ सकती है। समझ आ गया? चलो जी, फिर हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। अच्छा, क्या ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑडिट का मतलब ही क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अभी तो पढ़ा था। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का होना जरूरी है मतलब किस टर्म्स में? मैं कह सकता हूं कि ऑडिटर का दो टर्म्स में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। पहला, दो चीजें जरूरी है इंडिपेंडेंट के लिए। पहला, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब ऑडिटर ऐसा होना चाहिए जो मतलब पक्का हो इरादों का कि मैं बिकूंगा नहीं, चाहे मुझे जितना मर्जी ऑफर कर दिया जाए, मैं बिकूंगा नहीं। यानी कि इट मींस स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट फॉर्मिंग एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस बाय द अदर्स। बिकूंगा नहीं। दूसरा, इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस। ऑडिटर है ना ऐसा होना चाहिए जो देखने में भी थोड़ा लगे कि भैया ये बिकने वाला आदमी नहीं है। पता लगा ऑडिटर शक्ल से ही चोर है, किसी के सामने खड़ा होता है तो बातें ऐसी कर रहा है कि बंदा पहचान ले भाई ये तो नहीं है। तो हरकतें भी ऐसी होनी चाहिए, मतलब हरकतें भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चोर नजर आए। तो स्टेट ऑफ माइंड भी ऐसा होना चाहिए कि लगे कि किसी से प्रभावित नहीं होगा, और अपीयरेंस में भी ऐसा होना चाहिए कि भैया ये चोर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, खड़ा है क्लाइंट के साथ, उसे कह रहा है सर कभी हमें भी रूह अफ़ज़ा पिला दो, लिखा हुआ एग्जाम्पल, रूह अफ़ज़ा पिला दो। वाह कमाल ही हो गया बेटा, तेरा बिकना पक्का है। समझ आई बात? अब आगे लिखा है वाई द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड। देखो ये पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर अपने आप में सवाल बन सकता है कि कमेंट करो। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट आल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर केवल ऐसा ही नहीं है कि होनी चाहिए, बल्कि दिखाई भी देनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर नजर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है भाई, बहुत जरूरी है कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस हो तभी, क्योंकि हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कि दे आर रिप्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्ट है ओपिनियन देना, और ऑडिटर का ओपिनियन जो है मदद करता है। जब ऑडिटर ये ओपिनियन देता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करती हैं, तभी हम कहते हैं कि हाँ जी ट्रू एंड फेयर व्यू है। यानी कि ऑडिटर का ओपिनियन देना। पहला, दोबारा सुनो जी, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? ऑब्जेक्ट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू इनेबल एन ऑडिटर कि ऑडिटर इस ये इनके ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन दे सके या इनके ऊपर ओपिनियन दे सके। ऑडिटर का जो ओपिनियन होगा वही मदद करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी बढ़ाने में कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ऑडिटर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, एंड ही मस्ट नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, हमने यहां पर पहली क्लास खत्म कर ली थी, उसके बाद हम आते हैं
बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट के ऊपर। हालांकि मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया था आपको कि ये टॉपिक अब लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के अंदर है नहीं, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, बट फिर भी ये ऐसा टॉपिक है जिसको चाह कर भी ना मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं ये एक तरीके का उनका हेडिंग बता देता है कि कौन कौन से चैप्टर्स अब आप आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। बट फिलहाल इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। इस टॉपिक को समझने से पहले, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट को समझने से पहले मुझे कुछ और आपको समझाना पड़ेगा जो इन चार्ट्स में नजर भी आ रहा है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं और अकाउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं और अकाउंटिंग सिस्टम क्या होते हैं। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम रिकॉल करेंगे कि दो तरीके के प्रोसीजर्स ऑडिटर अपनाता है वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट। अगेन, दो तरीके के प्रोसीजर ऑडिटर अपनाता है वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट। पहला होता है कंप्लायंस प्रोसीजर और दूसरा होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सब्सटेंसिव प्रोसीजर एंड कंप्लायंस प्रोसीजर। ठीक हो गई बात। अब मैंने कहा किसी भी एंटिटी में दो तरीके के सिस्टम्स हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक होता है उसका अकाउंटिंग सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये ऑडिटर का कर्तव्य होता है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी देखे, एनालाइज करे। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल, अभी रिकॉल करते हैं। ऑडिटर का कर्तव्य होता है कि उसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी कमेंट देना होता है। अगेन, क्लाइंट के दो सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग। ऑडिटर का कर्तव्य है कि वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी कमेंट करे और अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर भी कमेंट करे। जब वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर कमेंट करता है तो ऐसा करने के लिए वो जो प्रोसीजर अपनाता है उसे कंप्लायंस प्रोसीजर कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में टेस्ट और कंट्रोल भी कहा जाता है। जब अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर वो कमेंट करता है तो वो करने के लिए उसे एक प्रोसीजर अपनाना पड़ता है जिसे सब्सटेंसिव प्रोसीजर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी कहा जाता है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट, टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब अकाउंटिंग सिस्टम का टेस्ट। तो रिकॉल करें अगेन, एंटिटी में कितने सिस्टम, किसी भी एंटिटी में दो, पहला इंटरनल कंट्रोल और दूसरा अकाउंटिंग सिस्टम। दोनों पे ऑडिटर को कमेंट करना है। इंटरनल कंट्रोल पे जब वो कमेंट करेगा तो उसके लिए एक प्रोसीजर अपनाएगा जिसे कंप्लायंस प्रोसीजर कहेंगे। जब वो अकाउंटिंग सिस्टम पे कमेंट करेगा तो उसके लिए एक प्रोसीजर अपनाएगा जिसे हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर कहेंगे। इंटरनल कंट्रोल का ही एक और नाम टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर का भी एक और नाम टेस्ट ऑफ डिटेल्स है। ठीक हो गई इतनी बात। अब ये कॉन्सेप्ट सारा आया कहां से था, मैंने इसके लिए ये देखिए यहां पर चार्ट बना हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम जाने का वाले हैं ये सब समझ के बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा था जी ये दो बच्चे हैं, एक है बड़ा ही शरारती, एक है बड़ा ही पढ़ाकू। अच्छा, ये जो शरारती है कोई इसके पास टाइम टेबल नहीं है, पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, भगवान इसका मालिक है, शायद भगवान भी क्या मालिक होगा। अच्छा, ये जो पढ़ाकू है, ओहो क्या टाइम टेबल बना के चलता है, एकदम प्रॉपर बुक्स रखी हुई हैं। इसको देख के तो मुझे अपना छोटा पोपली याद आता है और इसको देख के मुझे मेरी बड़ी पोपली याद आती है। चलिए, फिलहाल क्या मैं कह सकता हूं कि इसके सिस्टम का तो भगवान ही मालिक है? यस, इसे कहते हैं इसके इंटरनल कंट्रोल बड़े ही वीक हैं। कोई ढंग का सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मैं दुकान में गया, दुकान में से मैंने जाते जाते चॉकलेट और उठा ली, कैडबरी की 2-3, फिर थोड़ा गेट तक आया, पॉपकॉर्न मिले, पॉपकॉर्न भी उठा लिए। कोई गेट पे खड़ा ही नहीं था बिल चेक करने वाला, हवाबाजी दुकान में चल रखी है। इंटरनल कंट्रोल बड़ा वीक है, बड़ा वीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, मैं दूसरी दुकान में गया, उन्होंने कहा जी आइए, पहले बिल काटा, बिल काटने के बाद जैसे ही मैंने चॉकलेट अंदर डाली थी, पॉपकॉर्न अंदर डाले थे, जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगा आवाजें गूंजी, टू 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 टू, चोर 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 चोर। मैं पकड़ा गया। क्या सिस्टम है भाई, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, समझ आया? तो अगर वीक इंटरनल कंट्रोल होंगे तो फिर ये इनके पिताजी हैं, दूसरे शब्दों में ऑडिटर हैं। क्या मैं कह सकता हूं अगर वीक इंटरनल कंट्रोल हैं तो ये ज़्यादा परेशान होंगे? यस, अब इनका काम बढ़ गया है,
इन्हें बड़ा ही डिटेल चेक करना पड़ेगा इस वीक वाले को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना व्यू देना है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। तो ये दे तो तभी पाएंगे ना बेटा, किसी कागज पे आपने अपना व्यू देना है तो उसके लिए आपको पहले देखना तो पड़ता है कि कागज में लिखा क्या है। आप लिख दोगे ट्रू एंड फेयर व्यू और वो उसका वीक कंट्रोल है, तो भैया वीक कंट्रोल है। अगर बच्चा नालायक है तो क्या मैं कह सकता हूं ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा? यस, तो ऑडिटर को ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। बट बच्चा होशियार है बड़ा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये आश्वस्त हो सकता है? द आंसर इज यस, ये आश्वस्त तो हो सकता है। फिर अगर मैं मान लीजिए मैंने इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन किया, मुझे पता लगा भाई साहब बड़ा ही वीक है, वो तो बड़ा ही वीक है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन, किंगफिशर एयरलाइंस वगैरह, या फिर मुझे पता लगा कि भाई साहब बड़ा ही स्ट्रांग है, बड़ा ही स्ट्रांग है, तो अरे मजा आ गया, इन्फोसिस, टाटा वगैरह। तो फिर मेरे दो कंक्लूजन निकले कि मैंने एक देखा इंटरनल कंट्रोल वीक है या स्ट्रांग है। अब सवाल उठा कि ये इंटरनल कंट्रोल बनाता कौन है? फॉर एग्जांपल ये जो शोरूम के अंदर गार्ड्स वगैरह अपॉइंट करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू चेक दिस इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब समझ आया कि मैनेजमेंट बनाता है। ऑडिटर क्या? ऑडिटर और इंटरनल कंट्रोल दो तरीके के हो सकते हैं, वीक और स्ट्रांग। वीक है तो ऑडिटर का काम बढ़ गया, स्ट्रांग है तो ऑडिटर का काम थोड़ा कम हो गया। मगर इंटरनल कंट्रोल बनाए किसने? मैनेजमेंट ने। ऑडिटर का काम क्या है? उन्हें चेक करना। ठीक है, इतनी बात। आगे ऑडिटर ने चेक किया इंटरनल कंट्रोल कैसा है। मतलब ऑडिटर जब इंटरनल कंट्रोल चेक करता है तो कौन सा प्रोसीजर अपनाता है? कंप्लायंस प्रोसीजर। अगेन इंटरनल कंट्रोल बनाए किसने? मैनेजमेंट ने। चेक किसने किए? ऑडिटर ने। किस प्रोसीजर के द्वारा? कंप्लायंस प्रोसीजर के द्वारा। आगे कंप्लायंस प्रोसीजर में ऑडिटर क्या देखता है? तीन चीजें देखता है। पहला, जो मैनेजमेंट ने कहा है, बनाया है, क्या वो सही में इंटरनल कंट्रोल वो है भी सही? अगर वो है तो सही में वो काम कर भी रहा है, और क्या वो रेगुलरली काम कर रहा है? मैनेजमेंट ने कहा भाई साहब हमारे वहां तो मशीन लगी हुई है शोरूम के अंदर, बाहर निकलो चोरी करके तो टू टू करती है। आपने कहा अच्छा जी देख लेते हैं। आप देखने आए, सही में टू टू कर रही थी। एक दिन तो टू टू कर रही थी, बट क्या अगले दिन भी कर रही थी? तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। समझ आई बात? क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए फिर अगर मान लीजिए बच्चा वीक है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं अब डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा? यस। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो क्या मैं कह सकता हूं कम एग्जामिनेशन होगा? यस। कंप्लायंस प्रोसीजर करने के बाद पता लगता है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है या स्ट्रांग। अगर वीक है तो फिर इसका मतलब अब मुझे डिटेल्ड हर ट्रांजैक्शन को बड़ी डेप्थ में जाकर चेक करना पड़ेगा। और जब मैं हर ट्रांजैक्शन को डेप्थ में जाकर चेक करता हूं ना, तो ये चेक करने का प्रोसीजर कहलाता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर बाद में आता है, पहले कंप्लायंस प्रोसीजर आता है, बाद में सब्सटेंसिव प्रोसीजर आता है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर के अंदर ऑडिटर का काम क्या है? क्या सभी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्डेड हुई हैं? क्या वो एक्यूरेटली रिकॉर्डेड हुई हैं? क्या वो वैलिड हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्ट्रा वायरस हो? ये काम देखना। ठीक है ना। फिर उसके बाद व्हाई एन ऑडिटर नीड टू चेक एंड कमेंट ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के बाद ही मैंने कहा वो डिसाइड करता है कि मुझे कितना, किस डेप्थ तक जाकर चेकिंग करनी है। यानी कि उसके बेसिस पर ही वो नेचर क्या क्या चेक करना है, टाइमिंग कितना टाइम डिवोट करना है, एक्सटेंट किस हद तक जाना है, नेचर क्या चेक करना है, टाइमिंग कितना टाइम डिवोट करना है, एक्सटेंट किस हद तक जाना है, एनईटी डिसाइड करता है। एनईटी डिसाइड करता है, दूसरे शब्दों में किसका? हर ट्रांजैक्शन को चेक करने का, यानी कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल का मतलब क्या है? नो नीड टू कंडक्ट डिटेल सब्सटेंसिव प्रोसीजर। वीक इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? डिटेल सब्सटेंसिव प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब ऑडिटर साहब अपना ऑडिट, हाउ टू फ्रेम हिज ऑडिट प्रोसेस, यानी कि जब अपनी पूरी प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस आप डिफाइन करोगे कि मुझे ये काम करना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे? सबसे पहली बात ऑडिट की प्लानिंग करोगे। अगला चैप्टर आएगा एक स्पेसिफिक प्लानिंग में क्या क्या होता है, बट फिलहाल ऑडिटर साहब आप सबसे पहले ऑडिट की प्लानिंग करोगे।
क्या करोगे, मतलब मुझे एंटिटी में जाना है, क्या करना है, अच्छा उसके बाद फिर अपने प्रोसीजर्स अपनाओगे। ये क्या, अरे भाई अभी तो बताए कंप्लायंस एंड सब्सटेंस प्रोसीजर। सबसे पहले ऑडिटर आपने प्लानिंग की मुझे करना क्या है, उसके बाद आपने प्रोसीजर्स अपनाए। प्रोसीजर्स जब आप अपनाएंगे तो आपको एविडेंस मिलेंगे, सबूत मिलेंगे कि कहां कहां गड़बड़ है। उन सबूतों को बेसिस पे आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, और एविडेंस पे पहुंचने के बाद एंड में आप अपना ओपिनियन दोगे कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? तो मैं दोबारा बोलता हूं कि ऑडिट की जब भी प्रोसेस होगी तो क्या होगी, सबसे पहले ऑडिटर को प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करनी पड़ेगी मतलब वो प्लान करेगा कि मुझे ऑडिट में करना क्या है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, वो प्रोसीजर्स अपनाएगा, मतलब कंप्लायंस एंड सब्सटेंस से प्रोसीजर अपनाएगा। इन प्रोसीजर्स को अपनाने के बाद उसे एविडेंस मिलेंगे, कई एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा, और कंक्लूजन पहुंचने के बाद वो रिपोर्ट करेगा किसके ऊपर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एंड में वो रिपोर्ट करेगा। यहां तक हो गई बात। आगे फिर हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और ये कॉन्सेप्ट हालांकि अब स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं है, बट फिर भी मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले चैप्टर्स का बेस है ये, तो इसलिए इसका रट्टा तो नहीं लगाना, इसको कॉन्सेप्ट को याद तो नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि आगे चलकर इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर ये क्लियर होता जाएगा। बट फिर भी इसका बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट, मतलब कौन कौन सी बातों का ऑडिटर को कौन कौन से सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए कोड भी आई थिंक बनवाया था क्लास में, एयर कॉप्स आईडी या फिर आईडी ऑफ एयर कॉप्स समथिंग कुछ बनवाया था। तो मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन रिकॉल करना शुरू करता हूं, बट ध्यान रखना है इस पैराग्राफ का, पर्टिकुलर पैराग्राफ का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी अभी डिस्कशन की थी कि जब भी ऑडिटर अपना ऑडिट परफॉर्म करता है तो सबसे पहले प्लान करता है। तो ये देखिएगा प्लानिंग का पॉइंट आ गया, मतलब ये भी प्रिंसिपल गवर्निंग में और एन ऑडिट में है। फिर जब प्लानिंग करता है तो उसके बाद वो प्रोसीजर अपनाता है। कौन से प्रोसीजर अपनाता है, एक कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। जब ये प्रोसीजर अपना लेता है वो, तो फिर उसको क्या मिलता है, आई थिंक ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, और कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद अंत में वो क्या करता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है। तो ये देखिएगा आपका कंक्लूजन का पॉइंट भी क्लियर हो गया, रिपोर्टिंग का पॉइंट भी क्लियर हो गया, एविडेंस पे पहुंचेगा। अच्छा, जब एविडेंस पर पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, प्रोसीजर्स के थ्रू। प्रोसीजर्स के अंदर कौन से प्रोसीजर है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव, उनके अंतर्गत वो क्या एनालाइज करेगा। कंप्लायंस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखेगा कि भैया क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली है, और सब्सटेंसिव प्रोसीजर में ये देखेगा कि सारी अकाउंटिंग एंट्रीज ढंग से हुई हैं, सारी इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड और नॉट इन द अकाउंट्स। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ये भी चीजें देखेगा। उसके बाद कुछ जनरल से पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत जबरदस्त ऐसे आएगा इसके ऊपर देखेंगे। वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, आगे चलकर देखेंगे कि ऑडिटर को कई बार वर्क परफॉर्म बाय अदर और लोगों के काम पर भी रिलाय करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन हम इसके ऊपर अगेन ऐसे देखेंगे। फिर उसके बाद स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, अगेन ऑडिटर मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड होना चाहिए कि वो ऑडिट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं कह रहा हूं इस पैराग्राफ को याद नहीं करना, केवल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल तभी तो आप सीए बनने से पहले आपको 3 साल की ट्रेनिंग आर्टिकलशिप क्यों दी जाती है, इसीलिए तो दी जाती है आर्टिकलशिप, ताकि आप में ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह डेवलप हो सकें कि बाहर निकल के करना क्या है। पता लगा डमी आर्टिकल को भेज दिया रिलायंस का ऑडिट करने के लिए, तो मुझे लगता है वो शाम तक ताला ही लगवा के आएगा फिर तो, और क्या। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सारी लीक ऑन कर दो। मतलब कहीं होते हैं ना ऐसे कि 2 दारू अंदर तो हम बन गए सिकंदर, और उसके बाद क्लाइंट के बारे में लंबी लंबी छोड़नी शुरू कर दिया, भाई ये है ही चोर। ऐसे नहीं भाई, क्लाइंट है, रोजी रोटी है, तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ईमानदार होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है जी, तो ये बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट है। मोटा मोटा ध्यान रखो कि हर पॉइंट कहता क्या है, और इसको याद नहीं करना, अब याद नहीं करना, क्योंकि आगे चल के वैसे बड़े बड़े चैप्टर बनने वाले हैं अभी आगे चलकर। चलो जी,
उसके बाद हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब हम कई पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसीज की टर्म्स में कि पॉलिसीज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल आप कंपनीज एक्ट में जानते हैं, आपने पढ़ा होगा सेक्शन, जब मैं क्या समझा रहा हूँ एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ कि ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने कई बार बोला, तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर की है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज मतलब क्या पॉलिसीज एक्सेप्टेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है कि एक्रूअल बेस फॉलो होगा, तो क्या हुआ है, पता लगा कैश कर दिया। क्या वो पॉलिसीज जो है आपकी जो एक्सेप्टेबल भी हैं, तो क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलोड हुई हैं कि नहीं। फिर रेगुलेशंस दो तरीके की हो सकती हैं कि इंटरनल रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो पार्टनरशिप डीड है वो उसका इंटरनल डॉक्यूमेंट है या इंटरनल रेगुलेशन है। कंपनीज के लिए उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल रेगुलेशन है। एक्सटर्नल मतलब कंपनीज के लिए फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, क्या उसका पालन हुआ है कि नहीं। डिस्क्लोजर, सारी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की गई हैं और एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की गई हैं। फॉर एग्जांपल कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में शो कर दिया हो। तो ट्रू एंड फेयर व्यू कब माना जाता है, जब पीआरडी का पालन करते हैं, पॉलिसीज का, रेगुलेशंस का, डिस्क्लोजर्स का। सर इसकी जरूरत क्या है पीआरडी का, ये एक्चुअल में अभी आगे चलकर आपको पता लगेगा, बट फिलहाल जब मैं कहता हूं ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब आपने पीआरडी का पालन किया है। पीआरडी मतलब पॉलिसीज एक्सेप्टेबल है, कंटिन्यूटी रखी गई है, रेगुलेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का पालन किया गया है, डिस्क्लोजर सभी चीजों का प्रॉपर हुआ है एंड अप्रोप्रिएट किया हुआ है। जब ये तीनों पीआरडी सही हो जाते हैं तो मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू माना जाता है। गेटिंग इट। तो बस आपको ट्रू एंड फेयर व्यू की नॉलेज देने के लिए एनालिसिस करवाया था यहां पर। चलिए कोड अबव पैरा क्या हो गया, फिर उसके बाद कहता है एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट। अच्छा, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जब आप ऑडिट कर रहे होगे तो आपको कौन कौन से एरियाज का ध्यान रखना है, कौन कौन किन किन सी चीजों का ध्यान रखना है। बड़ी सीधी सी बात है भाई, मैंने कहा जी आपको प्रोसीजर अपनाने हैं। पहले आपने ऑडिट की प्लानिंग की होगी, फिर आपने प्रोसीजर्स अपनाए होंगे। प्रोसीजर्स के अंदर आपने क्या समझा, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझा और उसके अलावा उसके अकाउंटिंग सिस्टम को समझा, मतलब कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर फॉलो किए। पहला पॉइंट, एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। दूसरा, अच्छा भाई आपने देख लिया, आपको बताया गया कि भाई हमारे तो मॉल के अंदर 6 गार्ड हमेशा घूम रहे होते हैं। अच्छा, क्या वो सही में घूमते हैं? तो जो सिस्टम आपको बताया गया है जरा उस सिस्टम को चेक करके देख लो, मतलब रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, ये शब्द जिनका मुंह लाल है उनको ध्यान से पढ़ना। थर्ड है चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भैया अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड की गई होगी, जरा उसकी कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो। वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की गई है क्या उसके बिल वगैरह हर चीज के हैं। भाई मॉल से चीज खरीद के लाए तो क्या बिल लेके आए हो या नहीं लाए। आगे ascertaining that proper distinction has been made between capital and revenue expenditure। ये बात कर रहे हैं हम कि ऑडिट करते हुए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एरियाज टू बी कवर्ड और एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड। फिर वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स या फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिटर करता है, और कैश का भी वेरिफिकेशन करता है कि चलो कैश भी गिन लेते हैं जी। तो यही एग्जाम्पल सब लिखवाए हुए थे क्लासेस में। आगे, वेयर द ऑडिट इज ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी confirming that statutory requirement, for example कंपनीज एक्ट का पालन हुआ है कि नहीं, एंड रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को सबमिट करता है। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट के बाद फिर हमने कहा कि क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, मतलब जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इतने सारे पॉइंट पढ़ने के बाद 4-5 चीजें तो आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। क्या, एक तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखेगा, एक वो इंडिपेंडेंट जरूर होना चाहिए, दूसरा जगह जगह लिखा है कि लॉ का पालन हुआ है कि नहीं, रेगुलेशंस का पालन हुआ है कि नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑडिटर ऐसा होना चाहिए जिसको थॉरो नॉलेज ऑफ द रूल्स एंड हो। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं, क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। अब ये जो लाइन है ना, ध्यान रखना, ये एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, दैट इज ही मस्ट नॉट सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू एंड मस्ट टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल बिफोर ही बिलीव दैट व्हाट ही सर्टिफाई इज ट्रू।
यानी कि ऑडिटर अगर किसी डॉक्यूमेंट पे तुम साइन करने जा रहे हो तो तुम्हें एकदम सर्टेनिटी होनी चाहिए कि अगर तुम बैलेंस शीट पर साइन करने जा रहे हो तो ये बैलेंस शीट में जो आइटम लिखी है ये एकदम प्रॉपर है, ये मिस स्टेटमेंट नहीं है। सिमिलरली P&L में भी कहीं मिस स्टेटमेंट नहीं है। ऑडिटर यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये वर्ड किसके थे? लॉर्ड जस्टिस लिंडले के। अब ध्यान रखना एग्जाम में ये पॉसिबल है कि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दे, तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल एज इट इज याद भी करनी है और इस स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाकर वो ये पूछ सकता है कि कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो आपने कहना है दिस स्टेटमेंट वाज इशूड बाय लॉर्ड जस्टिस लिंडले। अगर आप लिखेंगे तो इट वुड बी अ सुपर्ब काइंड ऑफ आंसर। फिलहाल लॉर्ड जस्टिस लिंडले की इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ऑडिटर के कौन कौन से उसके फीचर होने चाहिए। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, अभी आपने बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट में भी पढ़ा। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, वही बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग में और ऑडिट में भी पढ़ा। थर्ड कहता है यू मस्ट हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। लॉ की अकल होगी। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी लॉ क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, तभी तो एक्चुअल में वो ढंग से ऑडिट कर पाएगा। एंड नेक्स्ट कहता है द auditor should be equipped not only with the sufficient knowledge of way in which the business is generally conducted, but also with an understanding of the feature peculiar to the particular business. For example, वो कहता है कि ऑडिटर को न केवल उस बिजनेस का पता होना चाहिए बल्कि इंडस्ट्री क्या है, वो पार्टिकुलर इंडस्ट्री इस टाइम कैसी चल रही है उसका भी पता होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि हालांकि ऑडिटर जो है वो माइक्रो लेवल से देखता है बट उसे मैक्रो लेवल से भी देखने की जरूरत है। याद है जब ऑडिटर का रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ किया था। एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब अगेन अनबायस्ड होना चाहिए एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर। ठीक है जी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये अभी आगे चलकर पढ़ते हैं। फिलहाल इसके ऊपर एक एनिमेशन भी दिखाई थी। एंड फिलहाल इसके बाद हम अगली क्लास के ऊपर आ गए थे आई थिंक, और अगली क्लास के अंदर हमने किया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो यहां से हमने अपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की शुरुआत की थी पहले चैप्टर के अंदर, और मैंने जो एसे कवर किया था यहां पर डेट वाज SA 200। कौन सा था जी? SA 200। अच्छा 200 200 दो के आगे 2 जीरो लगा दो, तो इस एसे का नाम क्या हुआ? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। बस ध्यान रखना 200 मतलब 00 मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो मे बी प्रोसीड नाउ आई थिंक। अब इस डेफिनेशन, इस ऐसे के अंदर कुछ डेफिनेशंस यूज हुई। वो डेफिनेशंस कौन सी थी? एक पहली डेफिनेशन है एप्लीकेबल FRF। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि FRF का मतलब समझेंगे। FRF का मतलब क्या है? देखो जी, कोई भी एंटिटी अगर अपने ऊपर लगे हुए सभी कानूनों के अंतर्गत अगर अपने फाइनेंशियल्स को बनाती है तो इसका मतलब उसने एप्लीकेबल FRF को फॉलो किया है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज का अगर मैं आपके सामने एग्जांपल देके आपसे पूछूं कि बताइए बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कौन कौन से कानून लगते हैं, तो आप पता है क्या कहेंगे? आप कहेंगे RBI एक्ट लगता है, बिल्कुल ठीक। आप कहेंगे जी कंपनीज एक्ट लगता है, मैं कहूंगा जी बिल्कुल ठीक। आप कहेंगे सर उसके ऊपर ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लगेंगे, मैं कहूंगा जी बिल्कुल ठीक। कंपनीज एक्ट भी लग रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लग रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लग रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी लग रहा है बैंकिंग कंपनी पे। नाउ व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस कंपनीज? इंश्योरेंस कंपनीज पे कंपनीज एक्ट भी लग रहा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लग रहे होंगे। अच्छा फिर IRDA भी लग रहा होगा, फिर उसके बाद इंश्योरेंस एक्ट भी लग रहा होगा। तो जितने भी एप्लीकेबल कानून आपके ऊपर लग रहे हैं, अगर आप उन सब का पालन करते हुए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं तो इसका मतलब है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए एप्लीकेबल FRF का पालन किया गया है। तो क्या कहता है? कहता है जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड TCWG। TCWG का मतलब दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। दोबारा बताता हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनियों के ऊपर AS लगेगा, कुछ के ऊपर IND-AS। तो अगर AS लग रहा है तो पालन हुआ है, IND-AS लग रहा है तो उसका पालन हुआ है, और डेट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कंपनी एक्ट, RBI एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, IRDI एक्ट वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो ये होता है एप्लीकेबल FRF के डेफिनेशन। चलिए ये सारे बहुत सारा एनालिसिस करवाया था इसका, एंड आपकी कॉपीज में एनालिसिस वगैरह सब होगा।
फिलहाल अब रिवीजन में तो मेरा जोर इस टाइम रिवीजन करवाने पे ही है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस जो आती हैं वो डेफिनेशंस कहती हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट हमारी अगली डेफिनेशन थी, जस्ट अ मिनट। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है जी, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। पहले मैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट भी समझा देता हूं कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या होता है। देखो जी, ऑडिट इज आल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। मींस ऑडिट कर रहे हो तो इसका मतलब वो ऑडिट करते हुए माहौल ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं ऑडिट में। से फॉर एग्जांपल कैसी लिमिटेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल लिया था। से फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस का ऑडिट करने गया, 10 लाख ट्रांजेक्शन है, तो भाई 10 लाख ट्रांजेक्शन है तो मैं अगर सारी ट्रांजेक्शन का तो ऑडिट करूंगा नहीं, मैं तो कमला हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, हार्डली 1% का सैंपल उठाऊंगा। अच्छा, 1% का सैंपल उठाया, से फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख का मतलब है कि मैंने 10,000 का सैंपल उठाया, तो 10,000 का सैंपल उठाया, मैंने 1% का सैंपल उठाया और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैंने कह दिया जी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। 10,000 ट्रांजेक्शन के बेसिस पर मैंने बाकी 9,90,000 ट्रांजेक्शन के बारे में भी कमेंट कर दिया। बट क्या ये पॉसिबल है कि उन 10,000 ट्रांजेक्शन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट रिमेनिंग 9,90,000 ट्रांजेक्शन में सेवरल मिस्टेक्स हैं, मिसस्टेटमेंट है? द आंसर इज यस। तो क्या ये एक लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है? यस, बिकॉज ऑडिटर हैज टू वर्क विद इन अ सर्टेन टाइम कॉन्स्टेंट। उसके पास टाइम कांस्टेंट होता है, उसको एक सर्टेन पार्टिकुलर टाइम डिवोट करना पड़ता है एंटिटी को। तो टाइम कांस्टेंट के कारण ये लिमिटेशन जनरेट होती है, ठीक है ना। फिर एक और लिमिटेशन ये है कि ऑडिट एविडेंस जो है ना वो परवेसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं। मतलब परवेसिव का मतलब वो कच्चे सबूत होते हैं, जिसे हम लॉ के अंदर प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं। कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते वो। अच्छा, क्या मतलब है प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब? से फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि आपने एंटिटी को कहा जी टूर एंड ट्रेवल पे बड़ा खर्चा हुआ है, तो जरा बिल ला के दिखाओ जरा। उन्होंने बिल ला के दिखा दिए। अच्छा, अब बिल ला के दिखाए तो अब तो यही कहोगे ना, हाँ बिल भी है, खर्चा भी है, ठीक है, बिल्कुल। सोचो क्या होगा अगर वो बिल नकली बने हुए हैं, तो भैया आप कितना चेक करोगे? मतलब या तो ये मान लो कि मैनेजमेंट है ही चोर, अब ये मानना भी सही नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट ही बेईमानी पे उतर आए तो फिर क्या मैं कह सकता हूं ऑडिटर के हाथों से भी कुछ चीजें बच के निकल सकती हैं? द आंसर इज यस। तीसरा पॉइंट, तीसरी लिमिटेशन कहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो सब्जेक्ट टू लॉट्स ऑफ एस्टिमेट्स होती है। आपने देखा होगा कि आ रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ रहा होता है। अब ये डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट की नजर में उनका इतना पैसा डूबने वाला है, मैनेजमेंट की नजर में। अच्छा, ये मैनेजमेंट का जजमेंट है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? मैनेजमेंट का जजमेंट है। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं अरे यार तुम तो ढक्कन हो, मैनेजमेंट को ये कहोगे कि ढक्कन है वो, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कुछ जजमेंट्स मैनेजमेंट लेता है, उन जजमेंट्स को बेस बनाकर ही आपने ऑडिट करना होता है। बट दिक्कत है कि अगर वो जजमेंट ही मैनेजमेंट गलत ले रहा है तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने कह रहा है हमारा तो पैसा डूबेगा ही नहीं, जबकि पैसा डूब गया। अब ऑडिटर क्या करे? या तो एक ऑडिट डेटर के साथ जाके मीटिंग करे, तो अब फिर तो हो गया ऑडिट, ठीक है ना। तो दिक्कत आएगी। तो ये लिमिटेशंस हैं किसी भी ऑडिट की। पहला, टाइम कांस्टेंट के अंदर काम करना पड़ता है। दूसरा, मैनेजमेंट के जजमेंट पे रिलाय करना पड़ता है। और तीसरा, जो एविडेंस वो कलेक्ट करता है वो कच्चे सबूत की तरह होते हैं। फिलहाल इन लिमिटेशंस की चर्चा करूंगा, बट अगली डेफिनेशन पे आइएगा, ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिट करते हुए कई बार वो चीजें सामने आती हैं जिनके बेसिस पे ऑडिटर अपना व्यू बनाता है, एंड वो सारे चीजें जिनके बेसिस पे व्यू बनता है कॉल्ड एज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट रिस्क, हालांकि ये टॉपिक ऐसे 315 के अंदर आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट फिलहाल अगर आपको याद हो तो 2 तरीके के हमने रिस्क की बात की थी, इनफैक्ट 3 तरीके के, अगर आपको याद हो, इनहेरेंट रिस्क, डिटेंशन रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो वहां जाकर इसकी चर्चा करेंगे ऐसे 315 के अंदर, तो ज्यादा समझ आएगा। तो फिलहाल मैं इसे लिख देता हूं, ऐसे 315 की कहानी है, तो जो जिसकी कहानी है तो वहीं पर जाकर इसे डिटेल में समझेंगे, तो शायद दोबारा यहां आके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं पीछे समझा चुका हूं। चलो जी, फिर कहता है जी प्रिजम्पशंस या प्रिमाइज। प्रिमाइज का मतलब है प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस ऑन विच
एन एंटिटी एंड ऑडिट इज कंडक्टेड, मतलब जब भी हम ऑडिट कर रहे होंगे तो पूरा ऑडिट कुछ प्रीमाइसेस पे बेस्ड होगा, मतलब कुछ प्रिजम्पशंस पे बेस्ड होगा, यानी कि ऑडिट करते हुए कुछ प्रिजम्पशंस आप ले सकते हो। किसके बारे में? मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, कौन कौन सी प्रिजम्पशंस ले सकते हो? प्रिजम्पशंस आप ये ले सकते हो कि मैनेजमेंट ने जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी कि ऑडिट करो, तो उसे बनाते हुए उन्होंने एप्लीकेबल एफआरएफ का पालन किया है, एप्लीकेबल एफआरएफ का पालन मैनेजमेंट ने किया है, ठीक है ना। हालांकि आप इसके बारे में कमेंट जरूर करोगे, बट फिर भी वी कैन प्रिज्यूम कि अगर कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो उसने इंश्योरेंस एक्ट फॉलो नहीं किया होगा, बैंक अपने अकाउंट्स बनाते हुए बैंकिंग एक्ट ही फॉलो किया होगा, ठीक है ना। एंड मैनेजमेंट ऑडिटर को कुछ सुविधाएं देगा। पहला, सारी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर मांगेगा वो उसके सामने रखी जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल बिल्स, फॉर एग्जाम्पल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा। मान लीजिए ऑडिटर के सामने आपने बैंक स्टेटमेंट रखी, ऑडिटर ने कहा सर बैंक स्टेटमेंट तो है बट मुझे ना बैंक स्टेटमेंट पर बैंक मैनेजर के साइन चाहिए, तो यानी कि ऑडिटर ने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। ऑडिटर ने कहा सर एक बार ना मुझे आपका फैक्ट्री का विजिट करना है, आपने कहा जाना है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑडिटर को देनी पड़ेगी विद इन द एंटिटी, वो किसी से भी पूछ सके और जायजा ले सके कि क्या चल रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो ये प्रिजम्पशंस है, मतलब ये प्रिज्यूम करेंगे कि मैनेजमेंट ऑडिटर को ये सुविधाएं देगा ही देगा ऑडिट करते हुए, ये प्रिजम्पशंस है। अच्छा पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। प्रोफेशनल जजमेंट, हालांकि ये डिटेल में भी आगे आएगा। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर ऑडिटर को खुद जजमेंट लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑडिटर को एक बैंक स्टेटमेंट दिखाई गई, ऑडिटर ने बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद कहा कि नहीं सर मुझे तो बैंक मैनेजर की साइन की हुई स्टेटमेंट चाहिए। वो स्टेटमेंट आई, अब पिछली और इस स्टेटमेंट में फर्क था भाई साहब। अब ऑडिटर को शक होगा कि या तो ये सही है या वो सही है, अब क्या करें? तो ऑडिटर यहां पर एक कॉल लेगा, वो क्या कि भैया कहीं ये भी गलत हो वो भी गलत हो, तीसरी स्टेटमेंट कुछ और हो, तो क्या मैं खुद जाके बैंक से स्टेटमेंट ना मंगवा लूं, खुद जाके बैंक से स्टेटमेंट ना निकलवा लूं? तो ये प्रोफेशनल जजमेंट है, तो ऑडिटर को लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एंटिटी ने डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 10 करोड़ या 1 लाख या 50 लाख कई डेटर्स का, सवाल उठा ये बैलेंस सही है क्या? क्यों ना एक बार डेटर से ही लेटर डाल के पूछ लूं। ये जजमेंट हैं जो ऑडिटर को लेने पड़ेंगे एंड दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट। आगे काफी डेप्थ में इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस से आते हैं। आपने पिछले साल क्लाइंट का ऑडिट किया, आपको पता है ये पक्का चोर है, तो अगले साल आप इस एक्सपीरियंस को यूज करोगे। प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, भाई ये तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सीआईडी। वो कहते नहीं है, वो कौन है सीआईडी वाले, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, बस वही कह रहा है ये पॉइंट। कहता है जी जब ऑडिट करते हो तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ध्यान रखना पड़ता है। स्केप्टिसिज्म का मतलब आपको जो बोल दिया गया वो भोले राम बन के मान मत लेना, बल्कि उसके पीछे दिमाग चलाना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। फॉर एग्जाम्पल मैं कल कपिल शर्मा का सीरियल देख रहा था। कपिल शर्मा के एक सीरियल में हुआ क्या कि सीआईडी वाले आए हुए थे। अब सीआईडी वालों में से उन्होंने कहा कि एक काम करो जी, किसी को कहा सीआईडी वाले को कि आप चाय बनाओ, और वो जो चंदू चाय वाला है वो मांगने गया जी मुझे ना चाय चाहिए। तो उसने कहा इसे चाय क्यों चाहिए? उसने कहा सर जल्दी बना दो। उसने कहा ये इतनी जल्दी में क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं कोई खून करके आया है? मतलब इतना भी नहीं, मतलब फिर भी दिमाग ओपन रखो कि मैनेजमेंट अगर कुछ कहे तो सोचो कि भैया कहीं ये गड़बड़ तो नहीं। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड अ क्वेश्चनिंग माइंड। पूछो, हर बात पे क्वेश्चन पूछो मैनेजमेंट से, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा ऑडिटर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज हो रही होती है तो उस टाइम ऑडिटर देखना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ गया है। एंड सिमिलरली प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर भी आ सकता है, अभी इसका पॉइंट आना है आगे चलकर। अच्छा रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि भैया जब एक बात सुनो, जब ऑडिट चल रहा हो, ऑडिट शुरू होता है तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन चुके होते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल बन चुके होते हैं। अच्छा जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं तो उस वक्त क्या ऑडिटर वहां पर बैठा होता है? नहीं भाई साहब, ऑडिटर को तो बाद में बुलाया जाता है कि भैया ये देख ले बुक्स ऑफ अकाउंट और पता करके बता कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उससे कुछ छूट जाए? यस, क्यों छूट जाए? क्योंकि देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, अभी मैंने चर्चा की, ठीक है ना।
इसलिए ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देता है, व्यू देता है। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन का मतलब है कि वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये ठीक है मगर गड़बड़ होने की संभावना है। अगर वो ऐसा ना कहे ऑडिटर और वो कहे कि मम्मी कसम यही ठीक है, मम्मी कसम उसके अलावा कोई ठीक नहीं है, जब ऑडिटर ऐसे कहने लग जाए तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है क्योंकि ऑडिट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, आगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसे 315 बड़ा जबरदस्त है तो वहां पर जाकर इसकी चर्चा करेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रॉम के नाम से पुकारा जाता है। आगे दो स्टार्ट विद द गवर्नेंस, जो कि देख रहे होते हैं, ओवरसी कर रहे होते हैं द डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। हाँ जी, ऑडिट करते हुए कौन कौन सी आपको बेसिक बातों का ध्यान रखना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिट के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है और इसी के बेस्ड पे ध्यान रखना पूरा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर वो डेफिनेशन पूछे ना तो लिख देना एज पर एसए 200, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से लिख देना। ठीक है ना, जो भी डेफिनेशन आई है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एसए 200, प्रोफेशनल जजमेंट ऐसे 200, इन चीजों का ध्यान रखना। फिलहाल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। कहता है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस देना किस चीज के ऊपर, की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटिटी की, दे आर फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि इसके अंदर कोई भी गड़बड़, मेजर गड़बड़ वगैरह नहीं है, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरी बात उसके बेसिस पर, क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, फिर उसके बेसिस पर ऑडिटर को इनेबल करना, ऑडिट का ऑब्जेक्ट है कि इनेबल करना ऑडिटर को कि वो कंक्लूड कर सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है वो एप्लीकेबल एफआरएफ का पालन करके बनाई गई है। अगेन ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू कंक्लूड दैट एप्लीकेबल एफआरएफ हैज बीन फॉलोड। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई है ये इसको बनाने में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स का पालन किया गया है, ये बताना। थर्ड कहता है जी, जब ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस भी ना दे पाए कई बार, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑडिटर ने क्या किया कि 50 ट्रांजैक्शन चेक की, ओ भाई साहब 50 में से मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन या 4-5 ट्रांजैक्शन गलत निकली, तो ऑडिटर के पास मौका है कि वो ना क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है अपना। बट सपोज उसने 50 ट्रांजैक्शन चेक की, 50 में से मैं कहता हूं 45 गलत निकली, तो भैया अब तो बहुत गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा रहने दो, मुझे ओपिनियन ही नहीं देना। या फिर मान लीजिए वो नेगेटिव ओपिनियन दे सकता है, या फिर वो कह सकता है कि भैया मुझे और डिटेल्ड और ट्रांजैक्शन चेक कराओ। कंपनी मान लीजिए उसे ट्रांजैक्शन चेक नहीं करवा पा रही है, कंपनी कह रही है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऑडिटर को कभी भी लगता है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको रीजनेबल एश्योरेंस लाइक भी एविडेंस नहीं मिल रहे, और इस पार्टिकुलर सिनेरियो में छोटी मोटी गलती नहीं लग रही, 1-2 ट्रांजैक्शन की गलती नहीं लग रही, बल्कि गलतियां बहुत बड़ी हैं, 1-2 ट्रांजैक्शन की गलती लगे ना तो फिर वो क्या कर सकता है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है। बट उसे लगे कि यार कंपनी तो सहयोग दे ही नहीं रही, तो फिर क्या करें, वो ओपिनियन देने से बच सकता है, क्योंकि अगर कंपनी उसका सहयोग नहीं कर रही तो वो डिस्क्लेम कर सकता है ओपिनियन का। डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन का मतलब है मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। जैसे रिसेंटली अभी डेलॉइट में मैंने एग्जांपल दिए होंगे आपको सारे प्रोफेशनल, डेलॉइट में हुआ था कि जब 450 करोड़ उसके डायरेक्टर्स उठा के ले गए थे, 450 करोड़ फोर्टीज के डायरेक्टर्स उठा के ले गए थे सिंह ब्रदर्स, तो फिर डेलॉइट वालों ने उनसे पूछा था, वो उन्होंने कहा जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं दी, तो फिर डेलॉइट ने कहा ऐसी तैसी कराओ, हम बैलेंस शीट को साइन ही नहीं कर रहे, तो फोर्टीज की बैलेंस शीट को साइन नहीं किया था डेलॉइट ने फोर्टीज की बैलेंस शीट को साइन नहीं किया था। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव के बाद पर्पस और स्कोप ऑफ द ऑडिट। एक तो है ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट, यानी कि पूरा मैं कहूं कि क्रक्स क्या है ऑडिट का, क्या होना चाहिए। फिर अब ये कहता है थोड़ा डिटेल में कि स्कोप, यानी कि ऑडिट करते हुए आप किन किन चीजों को कवर करोगे, क्या क्या होना चाहिए ऑडिट करते हुए, क्या क्या होना चाहिए। लो जी,
तो ऑडिटर, तुमको पहली बात तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिट करते हुए सभी कॉन्सेप्ट्स का, एंटरप्राइज पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं फॉर कौन से एस्पेक्ट्स का, फॉर एग्जांपल लॉ के प्रोविजन, इंड एस वगैरह, सब कुछ लॉ के प्रोविजन के अलावा और गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह, उन सबका प्रॉपर पालन किया गया है। ऑडिट करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिट करके आप इतनी एश्योरिटी दे सको कि इन्वेस्टर या फिर उसके जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका कॉन्फिडेंस इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बढ़ सके। एंड ऑडिटर को इन बातों का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है, जहां जहां उसकी जरूरत थी प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है, यानी कि डिस्क्लोजर जो है वो प्रॉपर है। ऑडिटर को एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिट करते हुए कि ऑडिटर एसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय, यानी कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन या एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, जो भी उसने एविडेंस ऑब्टेन किए हैं। अच्छा, एविडेंस कैसे ऑब्टेन किए होंगे? बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव। क्या हुआ था उसमें? प्रोसीजर फॉलो किए थे उसने, अकाउंटिंग सिस्टम, सब्सटेंसिव एंड इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के लिए एंड उनको टेस्ट करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए कि वो सही है या नहीं है। तो ऑडिटर को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने जो एविडेंस ऑब्टेन किए हैं ऑडिट करते हुए, जिसके बेसिस पर वो अब कंक्लूड करेगा और रिपोर्ट बनाएगा, वो एविडेंस उसने सब्सटेंसिव एंड कंप्लायंस प्रोसीजर फॉलो करके, या दूसरे शब्दों में इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम को समझकर और उनको प्रॉपर चेक एंड वेरीफाई करके फिर एविडेंस उसने ऑब्टेन किए हैं। ठीक हो गई बात? आगे नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर इज नॉट expected to perform the duties which will fall outside the scope of his competence. For example, मान लीजिए अब ऑडिटर किस काम में लग गया, मैं देख के आता हूं यार कि मशीन से यहां से माल बनता है मारुति का, फिर इंजन पार्ट कैसे बनता है। मजदूर को हटाया वहां से, उसने कहा रुक जाओ, ऑडिटर ने कहा मुझे काम करने दे, मैं पहले पार्ट्स बनाना सीखना चाहता हूं। अबे खुदा का खौफ कर, तो यहां पार्ट बनाना सीखने आया है या फिर ऑडिट करने आया है? तो भैया जो काम तुम्हारा नहीं है उसमें क्यों तुम अपनी टांग अड़ा रहे हो, मजे क्यों ले रहे हो? ठीक है ना। एंड नेक्स्ट, ऑडिटर को ध्यान रखना है कि वो जब अपना स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करे तो फिर रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कानून से, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट 2013, प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई, इंड एस, इनको टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट, अभी चर्चा करने वाले हैं ऐसे 210 के अंदर, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ऑडिटर को कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका स्कोप कंपनीज एक्ट में लिखा है आपको ये काम करना है, ऑडिटर कह रहा है बेजाना, आईसीआई कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ऑडिटर कहता है बेजाना। ऐसे 210 में लेटर ऑफ एंगेजमेंट अभी बात कर रहे हैं, इन चीजों का आपको ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सबको वो दिमाग में रख रहा है। रीजनेबल एश्योरेंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, मैंने 3 लिमिटेशन बताई थी। पहला टाइम कांस्टेंट रहता है, दूसरा आपको मैनेजमेंट द्वारा किए गए एस्टिमेट्स पे डिपेंड करना पड़ता है, और तीसरा जो एविडेंस ऑब्टेन होते हैं वो परवेसिव होते हैं, वो कंक्लूसिव नहीं होते। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है पहली इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऐसी है जो कि पूरी की पूरी मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर, काफी हद तक मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, तो फिर सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं मैनेजमेंट के और जो गड़बड़ भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो एविडेंस होते हैं वो परवेसिव होते हैं, एविडेंस जो हैं वो परवेसिव होते हैं, कच्चे होते हैं। कच्चे मतलब अगर मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हम गड़बड़ करेंगे तो फिर ऑडिटर भी कई बार वो गड़बड़ नहीं पकड़ पाएगा। तो ऑडिटर के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में। फॉर एग्जांपल पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर मे नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिट, या फिर वो ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीकों का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नकली बिल बना रखे हैं, सब कुछ नकली ग्राहक बना रखे हैं,
तो फिर ऐसा हो सकता है तो ऑडिटर की पकड़ में ना आए, क्योंकि परवेसिव एविडेंस है। तीसरा, टाइमलाइंस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो उसके बाद टाइम कांस्टेंट होता है, जिसके लिए उसे रैंडम सैंपलिंग मेथड फॉलो करना पड़ता है। सैंपलिंग मेथड फॉलो करना पड़ता है, वो सारी ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करता, वो कुछ 1-2% का सैंपल लेता है, उसके बेसिस पे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अपना ओपिनियन देता है, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो सकती है। अदर मैटर दैट अफेक्ट द इनहेरेंट लिमिटेशन, इसके अलावा और भी कुछ मैटर हैं जो कि रेलेवेंट एसेस के अंदर हम समझते जाएंगे, बट फिलहाल जैसे ही आप ये एसे कर लेंगे इसके बाद इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिलहाल अगर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट आ जाए तो आपको 3 के अलावा ये वाली भी जरूर लिखनी है, ये वाली भी जरूर लिखनी है। रिवीजन करते करते ऐसे 240, 550, 250, 570 ये खून में बस जाएंगे। आगे चलना शुरू करते हैं। फिर हम आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ SA 200। हम एक क्वालिटी कंट्रोल का ऑडिट करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल का एक स्टैंडर्ड करेंगे, वहां पर ये चीज आएगी जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि रिक्वायरमेंट ऑफ SA 200 मतलब SA 200 की कुछ रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? पहला एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि ऑडिटर जो ऑडिट करने आया है उसमें कुछ गुण होने चाहिए जिनकी चर्चा बहुत बार कर चुका हूं। पहला इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस। प्रोफेशनल कंपिटेंस मतलब वो इस लायक होना चाहिए कि ऑडिट कर सके, कॉन्फिडेंशियलिटी का फीचर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए उसका। पता लगा क्लाइंट के साथ ही रूह अफ़ज़ा पीने में लगा हुआ है, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है ऐसे 200 की ऑडिट करते हुए ऑडिटर के ऊपर। कुछ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑलरेडी इसकी चर्चा हमने की है एंड आई थिंक आपको एनिमेशन वगैरह भी दिखाई है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, भाई CID में कुछ गड़बड़ है, दया। प्रोफेशनल जजमेंट ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। आप देखो प्रोफेशनल जजमेंट का ये पॉइंट आप यहाँ डिटेल में कर सकते हो और फॉर एग्जाम्पल ये अपने आप में पूछा जा सकता है। ऐसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर भी नोट है ऊपर। तो प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब द ऑडिटर शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मतलब कई जगह उसको जजमेंट लेने पड़ते हैं, ये काम करूं या ये ना करूं। प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी रिगार्डिंग द डिसीजन अबाउट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ये सारे टॉपिक अभी जैसे ही रिकॉल कराऊंगा ये सब समझ आ जाएंगे, सब कुछ मटेरियलिटी का जब होगा, ऑडिट रिस्क का जब होगा। NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, में क्या करूं, ये प्रोफेशनल जजमेंट होता है ऑडिटर का, जिसके उस अनुसार उसे डिसाइड करना पड़ता है कि किस हद तक ऑडिट करूं। ये डिपेंड करता है कंप्लायंस प्रोसीजर के रिजल्ट पर। फिर इवैल्यूएटिंग वेदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैव बीन ऑब्टेन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे आएगा अभी आगे। इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द एंटिटीज FRF एंड की FRF का पालन सही ढंग से हुआ है कि नहीं, इसका प्रोफेशनल जजमेंट देखना। तो ये सब प्रोफेशनल जजमेंट के पॉइंट्स लिख सकते हो। एंड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब अभी आगे चलकर ऐसे आने वाला है अगले चैप्टर के अंदर ही। तो ये सब चीजें आगे आने वाली हैं, तो इसलिए अभी यहां पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद कहता है कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द SA। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा इन अकॉर्डेंस विद द SA, तो ही शैल इंश्योर दैट ही इज कंप्लाइंग विद द SAs रेलेवेंट टू द ऑडिट। तो जितने भी ऑडिट के ऊपर रेलेवेंट SAs एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सबका पालन कर रहा है। फॉर एग्जांपल लिखवाया हुआ है कि SA 501 इज टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री। ये उन पे लगता है जिन एंटिटीज में इन्वेंट्री होती है। फॉर एग्जांपल अगर सर्विस सेक्टर में इन्वेंट्री नहीं है तो SA 501 नहीं लगेगा। तो ऑडिटर को उन सभी SAs के बारे में इंश्योर करना चाहिए कि जो एप्लीकेबल हैं तो उन सबका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द इंडिविजुअल SAs, ऑडिटर शैल इंश्योर कि जो भी SA के अंदर, हर SA का ना एक शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव से, तो जो भी SA के ओवरऑल ऑब्जेक्ट हैं उन सबका ध्यान ऑडिटर रख रहा है अपना ऑडिट करते हुए। नेक्स्ट कहता है कंप्लाइंग विद द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट। रेलेवेंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जो भी लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह लग रही हैं एंड SA के अंतर्गत वो सभी का पालन कर रहा है। फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, अगर मान लीजिए ऑडिटर को लगता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो उसने एविडेंस ऑब्टेन किए उसको लग रहा है कि मैनेजमेंट चोर है यार, और इसलिए वो एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अपने ओपिनियन को क्या कर देना चाहिए, मॉडिफाइड कर देना चाहिए। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे 700 की सीरीज में कि मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है। बट अगर उसको लगता है कि हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए फ्रॉम द एंगेजमेंट कि भैया मैं कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट उसे इंफॉर्मेशन शेयर करने को तैयार नहीं है तो ऑडिटर शुड कंसीडर टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो इन बातों का ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए ऑडिट करते हुए। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में फिर चर्चा की गई है। अगेन रेफर टू द एटीट्यूड दैट इंक्लूड अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में डिफरेंस बताया था। फ्रॉड के अंदर इंटेंशन होती है, एरर के अंदर अनइंटेंशनल एरर कहते हैं एरर को।
ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद हम लोग आए थे ऐसे 210 के अंदर। ऐसे 210 क्या कहता है जी, ये बात करता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है, ये लास्ट ऐसे था इस चैप्टर का, फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था, तो इसलिए जैसे ही ऐसे खत्म हो जाएगा ये क्लिपिंग आप देखेंगे खत्म हो जाएगी, और फिर अगली क्लिपिंग के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। इनके बेस्ड पर जितने भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली 5-6 एमटीपीज में आए हैं, आरटीपीज में आए हैं, पास्ट ईयर्स में आए हैं, उन सबको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा वेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो आपको अगेन यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, कहता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है भाई साहब। ऐसे 200 के अंदर अगर आपने देखा हो ना, तो ऐसे 200 किसकी बात करता है, मेनली वो ना बात करता है ऑडिटर की। ऐसे 200 किसके लिए बनाया गया है, ऑडिटर के लिए, क्योंकि ऐसे 200 के अंदर बातें क्या की गई हैं कि ऑडिटर शेल इंश्योर, ऑडिटर टू इंश्योर एफआरएफ क्या होता है, उसका पालन हुआ है कि नहीं, ऑडिटर शैल इंश्योर उसका ऑडिट का स्कोप क्या होगा, ऑडिटर शैल इंश्योर कि उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होंगे, सब कुछ ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। बट ये बातें ऑडिटर को तो पता होंगी, बट व्हाट अबाउट द क्लाइंट, क्या क्लाइंट को इन बातों का पता होगा, नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं कि क्लाइंट मे नॉट बी अवेयर अबाउट ऑल दिस, कि ऑडिटर क्या पर्पस लेके आ रहा है। तो क्या ये जरूरी है कि आप क्लाइंट को भी इन पर्पस के बारे में बताएं कि बच के रहना रे बाबा, मैं आ रहा हूं और ये वाले ऑब्जेक्टिव्स लेके आ रहा हूं, यस। तो फिर ये जरूरी है कि आप उसे बताएं, और इसलिए आप एक क्या करेंगे, आप ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, सारा एनालिसिस मैंने लिखवाया हुआ है, बहुत डेप्थ में एनालिसिस किया था। ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट टाइप बनेगा जिसे हम कहते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर। और ये ऐसे 210 उसी एंगेजमेंट लेटर की बात कर रहा है, उसी एंगेजमेंट लेटर की बात कर रहा है। ठीक है जी। तो कहता है जी स्कोप ऑफ दिस एसे, स्कोप ऑफ दिस एसे मतलब इस एसे के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जब आप मैनेजमेंट के साथ एंगेजमेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे होगे तो उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें आनी चाहिए जी। तो फिर कहता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट को सर्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या है जो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में सर्व होता है। तो कहता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं। दूसरा कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है क्लाइंट के बीच में और ऑडिटर के बीच में कि भैया क्या किया जाएगा ऑडिटर के लिए, मतलब इस पूरे ऑडिट के अंदर क्या किया जाने वाला है, एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। ठीक है ना। अब मैं आता हूं प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट क्या होती है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट इश्यू करने से पहले तो कौन कौन सी प्री कंडीशंस होती हैं, इसके लिए हमने एक कोड भी बनाया था प्री कंडीशंस के लिए। जब इसको एनालाइज किया था हमने, इसके एनालिसिस के अंदर कोड का नाम होगा APIC। APIC का मतलब है कि एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ जो भी हैं, क्या उनका पालन हुआ है मैनेजमेंट के द्वारा। ऑलरेडी चर्चा की है मैंने ऐसे 200 के अंदर भी। एप्लीकेबल एफआरएफ यूज किए हैं क्या मैनेजमेंट ने। दूसरा इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर टिप्पणी। इंटरनल कंट्रोल ऐसा है कि कोई नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है ना। थर्ड, क्लाइंट जो है वो कॉपरेट करेगा ऑडिटर के साथ में, ऑलरेडी मिलती जुलती चर्चा कर चुके हैं। कॉपरेट करेगा क्लाइंट के साइड, क्लाइंट के ऑडिटर के साथ में, किस लिए, ताकि ऑडिटर को प्रोवाइड कर सके सारी इंफॉर्मेशन, और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऑडिटर को चाहिए तो उसको भी दे सके। और क्लाइंट को और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिले, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो अभी ये तीनों पॉइंट बिल्कुल अभी हमने थोड़ी देर पहले समझे हैं, रिकॉल हो रहा है। तो फिर कॉपरेट करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल देखना पड़ेगा, नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो ये सब प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर ये सब बातें हैं, अगर ये सारी प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, इफ एग्जिस्ट, कि एप्लीकेबल एफआरएफ का पालन हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल है, ताकि ये इंश्योर, मतलब एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल है, मतलब पता लगा मॉल है, मॉल के अंदर कोई गार्ड नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ऐसे क्लाइंट का ऑडिट करके क्या करोगे, क्योंकि वहां तो स्टॉक में चोरियां जम के होंगी।
ठीक है ना। कैशियर है, कैशियर को कैश गिनना ढंग से नहीं आता, तो ऐसे क्लाइंट का करोगे क्या जहां पे कोई सिस्टम इन प्लेस ही नहीं है। तो फिर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रोक सकता है और कॉपरेट करने को भी तैयार है क्लाइंट। अगर ये सब बातें हैं इफ एग्जिस्ट तो मैं कहूंगा आप ऑडिट को एक्सेप्ट करना, बट अब ये सब बातें नहीं है तो फिर ऑडिट को एक्सेप्ट मत करना, मतलब शेल नॉट। तो दीज आर द प्री कंडीशन फॉर अ ऑडिट, दीज आर द प्री कंडीशन फॉर ऑडिट, ऐसे 210 के अंदर जिनकी चर्चा है। फिर हमारी चर्चा हुई थी एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स के बारे में लिखा गया था, ये क्या क्या था, तो मैंने कहा जी इसकी एक समरी वगैरह भी प्रॉपर्ली मैंने बनवाई होगी। तो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर क्या क्या आना चाहिए, मतलब इसका मतलब होता है टू इंक्लूड, हाँ जी, क्या क्या इंक्लूड करेगा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताएगा कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा होगा। थर्ड बताया जाएगा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, अभी पढ़ा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या मतलब किन किन बातों को कवर करेगा, कंप्लायंस, सब्सटेंसिव प्रोसीजर वगैरह सबके बारे में। फोर्थ वो बताएगा कि एफआरएफ कौन कौन से हैं, एफआरएफ का आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएगा, एफआरएफ कौन कौन से हैं, और रिपोर्ट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स की चर्चा होगी। डिफरेंट फॉर्मेट्स की रिपोर्ट्स की चर्चा हमने ऐसे 700 के अंदर करनी है कि किस किस तरीके की ऑडिट रिपोर्ट बन सकती है। तो उसमें बताओगे आप कि सर जी अगर आपने मेरे को इंफॉर्मेशन ना दी तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर आपने इंफॉर्मेशन अधूरी दी तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, अगर सही दी तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। ये सब बातें लेटर ऑफ एंगेजमेंट में आप पहले लिख के दोगे। फिर उसके बाद बताओगे जी कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट में लिखोगे एल स्टैंड फॉर, मतलब कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं, रेगुलेशंस हो रही हैं, एप्लीकेबल्स हो रही हैं। जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कंपनीज एक्ट का पालन करूंगा या ये करूंगा, तो ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी, सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी। एंड दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, यानी कि ऑडिट का जो एंगेजमेंट लेटर है ना होता है ना, तो उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेकरिंग ऑडिट। अच्छा, रेकरिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है, बार बार होने वाला ऑडिट। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए ऑडिट का अपॉइंटमेंट हम जानते हैं सेक्शन 139 के अंदर पढ़ेंगे भी सही अब दोबारा। सेक्शन 139 कहता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो 5 साल के लिए होता है। दैट्स ग्रेट, 5 साल के लिए, मतलब पहले साल अगर अब ऑडिट हो गया तो फिर आपने एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाया होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरे साल जब ऑडिट करने जा रहे हो तो क्या दोबारा लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाओगे? द आंसर इज देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि आप बार बार 5 साल में हर साल आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट दोबारा इशू करते रहो, ठीक है ना। तो रेकरिंग ऑडिट का मतलब है कि जब एक ही ऑडिट बार बार चलना है तो फिर लेटर ऑफ एंगेजमेंट बार बार इशू करने की तो जरूरत नहीं है। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया आप खुद कहोगे कि नहीं यार एक काम करते हैं, दोबारा से एंगेजमेंट लेटर एक बार दोबारा से बनवाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं सिचुएशन बोलता हूं, यही सब यहां पे लिखी हुई है, जो नीचे लिखी हुई है, जो मैं बोलूंगा रिकॉल करके देखो, रिकॉल करके देखें। पहला, मान लीजिए जिस मैनेजमेंट के थ्रू आपका एग्रीमेंट हुआ था, मतलब जिस मैनेजमेंट के थ्रू आपने ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाया था, अब वो मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो मुझे बताइए कि क्या आपका दोबारा से लेटर ऑफ एंगेजमेंट दोबारा से आप बनवाने पे जोर देंगे? द आंसर इज यस, बिल्कुल देंगे। अच्छा, सपोज मान लीजिए आपने लेटर ऑफ एंगेजमेंट जिस टाइम बनवाया था उस टाइम कंपनीज एक्ट 2013 चलता था या कुछ अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते थे, अब वो चेंज हो गए। अगर लॉ चेंज हो गया तो बताइए क्या आप दोबारा से बनवाना चाहेंगे? दोबारा से बनवाना चाहेंगे। से फॉर एग्जाम्पल तीसरा, मान लीजिए आप एंगेजमेंट लेटर के अंदर आप कहना चाहते हो कि सर मैं इस बार आपकी ब्रांच लोकेटेड है उड़ीसा के अंदर, उसको भी चेक करना चाहूंगा, तो नई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करवाना चाहते हो, तो फिर यस, उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक नए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की कुछ नई रिक्वायरमेंट आ गई, जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट कहती है कि ऑडिटर को इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इनिशियल एंगेजमेंट लेटर के अंदर उन बातों का ध्यान नहीं रखा गया था, मतलब वो बातें अब आपको देखने की जरूरत नहीं थी। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आया जो कहता है कि ऑडिटर को डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्राप्त करना पड़ेगा, तो डेटर से कंफर्मेशन प्राप्त करना पड़ेगा उनके फिगर्स का, जो भी 10 करोड़ से ऊपर के डेटर्स हैं। तो अब ये बात तो
एंगेजमेंट लेटर में पहले नहीं लिखी थी तो एक नया चेंज है, तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगेजमेंट लेटर में चेंज होगा? द आंसर इज यस। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि क्लाइंट कहे कि यार पता नहीं एंगेजमेंट लेटर में अंदर तुमने बहुत सारी अजीब गरीब टर्म्स लिखी थी जो मेरे समझ से तो परे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एंगेजमेंट लेटर एक बार दोबारा बना दो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सारी वो बातें हैं जिसके कारण अब एंगेजमेंट लेटर दोबारा बन सकता है? द आंसर इज यस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आते हैं, फिर कहता है जी एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या मतलब है? ये पॉइंट कहता है कि मान लीजिए क्लाइंट ने कहा ऑडिटर को कि ऑडिटर साहब मैंने को ना ऑडिट के एंगेजमेंट लेटर में थोड़ा चेंज करवाना है। अब क्या ऑडिटर साहब, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे चेंज करवाना है, तो क्या आपको उसकी बात पर एग्री हो जाना चाहिए? वो कहता है अगर क्लाइंट चाह रहा है कि चेंज करवाओ ऑडिट एंगेजमेंट में, तो ऑडिटर एक्सेप्टेंस देने से पहले थोड़ा सा ध्यान रख लो। वो ध्यान क्या रख लो? ऐसा ध्यान रखना कि अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर लो तो क्या आप अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रीजनेबल एश्योरेंस देने लायक हो कि इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? अगर आप हो तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो, बट अगर नहीं हो तो फिर आप इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दो कि ये जो चेंज हो रहा है ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैनेजमेंट से डिस्कस करो। अगर मैनेजमेंट आपकी बात सुनता है कि ये आपको एक्सेप्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहता है जी अब आप स्टॉक का वैल्यूएशन आप नहीं करोगे। अच्छा, स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं करोगे तो भैया बड़ी सीधी सी बात है कि बैलेंस शीट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा, मैं उसके बारे में क्या कहूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक का मुझे नहीं पता। और जबकि हमारा सीए इंस्टीट्यूट कहता है, उन्होंने एक ऐसे इशू किया हुआ है ऐसे 501 जो कहता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन, आप स्टॉक के इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपने करना ही करना है, इन्वेंट्री का विशेष ध्यान रखना ही रखना है। तो क्लाइंट आपको कह रहा है मैं नहीं करने दूंगा वैल्यूएशन, तो फिर क्या मैं कह सकता हूं आप रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने से चूक जाओगे? यस। तो अगर एक्सेप्टेंस चाहता है क्लाइंट, अगर आपकी एक्सेप्टेंस चाहता है और चेंज टर्म्स एंड कंडीशन पर चाहता है, बट आपको लगता है कि अगर ये चेंज हुई तो आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे पाओगे, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना असाइनमेंट विड्रॉ कर लो, यानी कि ऑडिट से अपने आप को विड्रॉ कर लो और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दो लेटर डाल के कि सर जी नमस्ते, जिंदगी में दोबारा मिलेंगे। बट अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस के बाद भी आप रीजनेबल एश्योरेंस देने की पोजीशन में हो, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एग्जांपल भी दिया था कि ऑडिटर मैनेजमेंट चाहता है कि भैया आप ना किसी भी टाइम ऑडिट करने के लिए रात को भी आ जाते हो तो हमारे स्टाफ को दिक्कत होती है, तो एक काम करो कि ऑडिट का टाइम जो है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक होना चाहिए, 7 बजे के बाद ऑडिट नहीं होगा। तो ये टर्म्स आई थिंक एक्सेप्टेबल है, उससे रीजनेबल एश्योरेंस देने में आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे टर्म्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वही लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसका भी इन डेप्थ एनालिसिस मैंने करवाया था, काफी कई चार्ट्स वगैरह बनाए थे, तो इन बातों का भी ध्यान रखना। अच्छा, एडिशनल कंसिडरेशन इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस ये क्या थे, इसे आगे चलकर हम पढ़ेंगे, आगे चलकर रिवीजन के अंदर इन पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि अब हम इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जितने भी एमटीपी वगैरह में क्वेश्चंस हैं, जितने भी ट्रू फॉल्स हैं, उन सबको हम सॉल्व कर पाए। तो वेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर अब आप देखेंगे कि आपको एक सॉल्यूशन वीडियो यहां पर मिल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो एंड इस कोरोना काल के अंदर अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो। हम मिलेंगे ऐसे ही अगली रिवीजन वीडियो के थ्रू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।